चलो भाई लेट्स स्टार्ट। सही है, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उसके अंदर हम लोगों ने कवर करा था इंट्रोडक्शन टू ओ लेवल फिज़िक्स, और हमारा पहला चैप्टर जो है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। अब हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है मास वेट एंड डेंसिटी। और आज की क्लास होने जा रही है बहुत ज़्यादा मज़ेदार। इसके अंदर आएगा बहुत मज़ा। है ये आसान टॉपिक, लेकिन इसके अंदर मैंने तुम लोग को आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है, जो है इनवर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इससे तुम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये ईच एंड एवरी चैप्टर में आता है और ये तुम्हारे ए लेवल्स के अंदर भी बहुत काम आएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं मास वेट डेंसिटी से। मास है क्या? मास इज़ अ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। जो भी एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितना भी मैटर होगा ना उसको हम मास बोल देंगे। तो एक बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जिसको हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, हमें नहीं पता मास कहाँ जा रहा है, तो मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सही है। अब मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये बात अपने तुम लोग दिमाग में बिठा के रख लो कि भाई मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो अर्थ हो या मून हो। कहीं भी वो बात करें ना कि कौन सी चीज़ कहीं पे सेम रहेगी, पास पेपर में तुमसे हर जगह ये पूछा जाएगा कि भाई ये वाली चीज़ कौन सी चीज़ है जो एक जगह पे कांस्टेंट रहेगी या सेम रहेगी या चेंज नहीं होएगी। तो वो हमेशा एक ही चीज़ होगी और उसका आंसर होगा मास। ये बात अपने दिमाग में बिठा के रख लो। तो हमने बात कर ली कि मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट रिमेंस कांस्टेंट। आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ वो मास एक ही रहेगा। अच्छा, इसको हम लोग जो वेट करते हैं ये होता है बीम बैलेंस या डिजिटल बैलेंस। सही है, एक बेसिक सी ये चीज़ है। बीम बैलेंस या डिजिटल बैलेंस से तुम लोग इसको मेजर कर सकते हो। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। ये तुम लोग को अच्छे से पता है। फिर है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg। मैंने तुम लोग को m का मतलब बता दिया था अच्छे से। मैं तुम लोग को यहाँ पे वापस दिखा देता हूँ। अच्छे से मैंने तुम लोग को इस चीज़ का रटवाया था कि बेटा ये बार बार आएगा, और इसलिए मैंने तुम लोग को ये चीज़ बहुत अच्छे से लिखवाई थी। एक सेकेंड, ये देखो कहाँ पे बात हुई m की। m है माइक्रो, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। इसका मतलब है इंटू 10⁻³ सिंपल। और हमने उस पर लगा दिया कि अगर हम ग्राम से उसके अंदर जा रहे हैं तो वो 1000 हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इसको तो हम लोग एक बेसिकली याद कर लो कि ये देखो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, कोई मसला है इसके अंदर तो सब मुझे बता दें। और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। अब हम लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो पूछ ले, बहुत बेसिक चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है, मैं वापस से बता देता हूँ। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट रिमेन कांस्टेंट। तुम कहीं भी दुनिया में चले जाओ वो कांस्टेंट ही रहेगा। इट इज़ मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस और अ डिजिटल बैलेंस। 1 kg 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम होता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस आएंगे कैसे। जैसे देख लो 80 मिलीग्राम 2 ग्राम। अब हम लोग जा रहे हैं बैकवर्ड, छोटे से बड़ा। ये देखो हम लोग जा रहे हैं छोटे से बड़ा, तो हम लोग कर देंगे डिवाइड। तो हमने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। चलो भाई, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया 80 मिलीग्राम 2 ग्राम, इसके अंदर हमने डिवाइड कर दिया। अब हम लोग जा रहे हैं बड़े से छोटे में, तो kg/g, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 करा दिया। यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है, तुम लोग इससे पढ़ लेना। ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, सही है। अब हम लोग बात करेंगे वेट की। पहले तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। चलो अब इसका हम देख लेते हैं। वेट की जहाँ तक हमारी बात है ना, वेट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। भाई याद रखना, वेट एक फोर्स है और फोर्स को हमेशा न्यूटन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैंने तुम लोग को ये अच्छे से फिजिकल क्वांटिटीज़ में पढ़ाया हुआ है कि फोर्स की हमेशा एक डायरेक्शन होती है। तो जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अट्रैक्ट बॉडीज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ है, ये आप हो, एक सेकंड, ये अर्थ है, ये तुम हो, और यहाँ पे जो तुम लोग का वेट है ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा सेंटर की तरफ। सही है, ये अर्थ है, इसके अंदर हमारा बनाया हुआ है। जो आपका जो वेट होता है ना वो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है, और वो भी डाउनवर्ड। तो इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन तुम लोग याद कर लो कि इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अट्रैक्ट बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। सिंपल। और इसको हम लोग मेजर करते हैं बाय अ स्प्रिंग बैलेंस।
ये तुम लोग की हो गई बेसिक डेफिनेशन। अब तुम लोग का जो पूरा गेम है ना मास फिट डेंसिटी का, वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूला पे। और आज तुम लोग फिज़िक्स के अंदर एंटर हो रहे हो तो तुम लोग को समझ आना शुरू हो जाएगा यार फिज़िक्स को आसान क्यों समझाया जाता है। या तो तुम लोग को थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, लेकिन एक बार तुमने ये वाली चीज़ मास्टर कर ली तो तुम्हें आसान लगेगा। फॉर्मूला इसका क्या है, W इज इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू हमारे पास रिप्रेजेंट करता है वेट को, M रिप्रेजेंट करता है मास को, और G रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज़ ऑलवेज न्यूटन। G इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, एक्सेलरेशन मैं तुम लोग को बता चुका हूँ या अच्छा तुम लोग आगे के चैप्टर में काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर आएगा उसके अंदर एक्सेलरेशन का और अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन एक्सेलरेशन अब इसको तुम ऐसे याद कर लो, चलो वो मैं काइनेमेटिक्स में तुम लोग को इसका बता दूंगा, वरना तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। जी इज़ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, कि यार एक समझ लो कि यार जिस स्पीड से ये बंदा गिर रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ जी इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो तुम लोगों ने ऐसा यूनिट पढ़ लिया वेट का कि न्यूटन होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ रिप्रेजेंटेशन तुम लोग को इसकी पता चल गई। फिर तुम लोगों ने पूछा कि जी होता क्या असल में, जी इज़ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। मतलब कि आप गिर रहे हो ना, तो आप कितनी स्पीड से गिर रहे होगे, तो वो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। और इतनी मैग्नीट्यूड से आप गिर रहे होगे, तो याद रखना जी इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या आप ये भी बोल सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम में हम लोग यही बोलते हैं। डिफाइन जी, जब भी अगर तुम लोग को कोई डेफिनेशन वैसे नहीं आ रही हो ना कि यार हमें ज़बानी डेफिनेशन नहीं आ रही, तो ओ लेवल फिजिक्स के अंदर ना हमारे पास फार्मूला डेफिनेशन बहुत ज़्यादा प्रेफर करी जाती है और वो एक्सेप्टेबल भी है। अब इन्होंने क्या बोला है, जी इज़ अ रेशियो ऑफ वेट टू मास। सर ये आया कैसे, देखो W इज़ इक्वल टू एम जी होता है ना, तो G इज़ इक्वल टू W ओवर M। तो हम लोग इसको बोलेंगे कैसे, रेशियो ऑफ वेट टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो वेट, ये रहा वेट टू मास, तो जो सबसे न्यूमरेटर में होता है वो पहले बोलते हैं रेशियो ऑफ वेट टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये वेट आ गया फिर मास आ गया, सिंपल सी चीज़ है। तो अगर कोई तुम लोग से पूछे कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स का तुम लोग इसको डिफाइन करोगे कैसे, तो तुम लोग अपने फार्मूला को रीअरेंज कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे करा हुआ है रीअरेंज, सही है, ये देखो ये रीअरेंज हुआ हुआ है यहाँ पे। और फिर तुम लोग इसको रीअरेंज करके जी, जैसे तुम लोग जी ले आए यहाँ पे, और फिर तुमने डिसाइड कर लिया ये कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, सही है। जी इज़ इक्वल टू W ओवर M। तो रेशियो ऑफ वेट टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अर्थ के अंदर ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और मून के अंदर ये होती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो ये वाली वैल्यू है ये आपको पेपर में दे दी जाएगी, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये वाली भी पेपर में देते हैं, लेकिन वैसे याद होनी चाहिए सबको, सही है। तुम लोग को ये ऐसे आ गया, अगर कोई भी डेफिनेशन तुम लोग से पूछते तो तुम लोग को फॉर्मूला रीअरेंज करना आना चाहिए। वेट ऑफ 1 kg मास ऑन अर्थ, देखो तुम लोगों ने पहले फार्मूला लिखा W इज़ इक्वल टू एम जी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर 1 kg मास, 1 kg मास इन्होंने वो तुम लोगों ने यहाँ लिख दिया, ये रहा 1 kg मास 1। फिर तो इन्होंने पूछा जी, जी हमेशा स्टैंडर्ड याद रख लो, स्टैंडर्ड यही होता है हमेशा पेपर के अंदर, जब भी वो तुमसे जी पूछें चाहे यहाँ मेंशन भी ना हुआ हो, तुम लोगों ने 9.80 सब्स्टिट्यूट करना है, सही है। पेपर में आप लोग को ऐसे साइड पे दिया हुआ होगा जी इज़ इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। एक सेकंड 9.8 भी लिख देता हूँ यहाँ, पेपर में तुम लोग को साइड पे दिया हुआ होगा और तुम लोग उससे याद कर लोगे। तो W इज़ इक्वल टू एम जी, W इज़ इक्वल टू एम इंटू जी। मास तुम लोग के पास 1 kg था, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.8, तो तुम लोग के पास जो ऐसा यूनिट में आंसर आया वेट का वो है 9.8 न्यूटन। वेट ऑफ 1 kg मास ऑन मून, अब देखो हर एक का वेट अलग आ रहा है, वेट अर्थ पे ज़्यादा है और मून पे कम है, ये क्यों है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर चेंजेस है। अब आगे मैं तुम लोग को डायरेक्ट प्रोपोर्शन बताऊंगा, तो तुम लोग का उससे वो पूरे तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेट ऑफ 1 kg मास ऑन मून, आपने 1 kg को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा 1,
फिर आपने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 1.6 को आपने यहाँ लिखा, 1.6 मैंने यहाँ लिखवाई हुई है तुम लोगों को ऊपर, सही है। और फिर तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1.6 न्यूटन। अब तुम लोग देखो वेट का एरो 9.8 का ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मोर फोर्स है। 9.8 न्यूटन ज़्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड बोलते हैं उस नंबर को, जैसे ही लिखा हुआ है 9.8 नंबर है। और 1.6 न्यूटन सो लेस फोर्स। अब देखो इसका एरो छोटा है और हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट होता है, तो तुम कंपैरिजन कर लो अर्थ और मून के अंदर, ठीक है ना, कोई मसला होना नहीं चाहिए इसके अंदर। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब जो तुम लोगों ने जितना पढ़ा बहुत बेसिक था, वेरी वेरी इजी था। अब आ रही है थोड़ी सी हार्ड चीज़ मैं बोल सकता हूँ, ट्रिकी चीज़, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा तो उसका मसला नहीं होगा। यह है W=mg प्रोपोर्शनैलिटी। तुम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी जब तक नहीं समझोगे फिज़िक्स में A* नहीं आएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लेरिफाई हो सकती है। देखो ज़िंदगी में कैनवा ऐसी की तैसी कैनवा की। अब देखो ग्रेविटी W=mg, सही है, ये एक आपका फॉर्मूला है। याद रखना अगर दो चीज़ें साथ लिखी हुई हो तो वो इन्वर्स होता है, दो चीज़ें साथ लिखी हुई हो तो वो इन्वर्स होता है। सिंपल सी बात याद रख लो, दो चीज़ें अगर mg ऐसे करके साथ लिखी हुई हो, सही है, तो वो हो गया इन्वर्स। अगर दो चीज़ें फ्रैक्शन में लिखी हुई हो तो हो गया प्रोपोर्शनल। इसको अपने बाद में अपने दिमाग में रटा लो। देखो W=mg इन्वर्स, मतलब मास और ग्रेविटी जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब आ गया W/m। याद रख लो W/m डिनोमिनेटर है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये साथ लिखे हुए हैं, जो साथ लिखा हुआ है वो है इन्वर्स, याद रख लो उसको। ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि अब जैसे इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर मास बढ़ेगा तो जी भी बढ़ेगा। समझ आ गया? ओ सॉरी गाइस, एक सेकंड, ये इन्वर्स है ना। मास अगर बढ़ेगा तो जी भी कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्स है। इसकी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, सब आराम से ध्यान लगा के सुनेंगे। अगर मास बढ़ेगा तो जी कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, साथ लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। अगर W बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, तो मास भी बढ़ेगा। अगर W कम होगा तो मास भी कम होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। समझ आ गया सबको? मैंने यहाँ पे लिख दिया है न्यूमरेटर डायरेक्ट और डिनोमिनेटर इन्वर्स। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ। देखो पहले तुम लोगों ने इसका समझ लिया, साथ का मतलब होता है इन्वर्स, फ्रैक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इन्वर्स प्रोपोर्शन। जो जी के बिल्कुल सामने है वो हो गया डायरेक्ट, जो जी के बिल्कुल नीचे है वो हो गया इन्वर्स। वापस से मैं बोल रहा हूँ, जी के जो बिल्कुल सामने न्यूमरेटर में है, ये देखो न्यूमरेटर है ना, ये जी के बिल्कुल सामने, इस वाली जो क्वांटिटी के बिल्कुल जो सामने होगा वो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस वाली क्वांटिटी के जो अपॉन में आ रहा होगा वो होगा इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसको याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी अगर बढ़ेगा तो W भी बढ़ेगा, जी अगर बढ़ेगा तो M कम होगा, क्योंकि वो इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अब ये मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, mg साथ लिखे हुए, साथ लिखे हुए तो इन्वर्स हो गया, डिनोमिनेटर में लिखे हुए तो डायरेक्ट हो गया, सामने लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हो गया, अपॉन में लिखा हुआ है तो इन्वर्स हो गया। और इसकी बात हो रही है, इसकी, सही है। टोटल 4 केसेस होते हैं इसके, सिर्फ 4। और मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, इसको बैक अगर नहीं समझ आया रिवाइंड करके चेक करते रहना। अब देखो ये क्या है, इसका डायरेक्ट है, सामने है, तो मैंने इसको कैसे लिखा है, G इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। अब ये देखो G और M ये अपॉन में है, इसका मतलब हो गया इन्वर्स, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा G इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखो इन्वर्स को हमेशा ऐसे लिखते हैं 1/m, सही है, और डायरेक्ट को हमेशा ऐसे लिखते हैं। वापस से समझा देता हूँ, वेट करो, अच्छी एग्जांपल से समझाता हूँ। A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, लेकिन A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। समझ आ गया? बहुत बेसिक है यार, इसके अंदर कोई मसला होना नहीं चाहिए।
अब जैसे जैसे तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, जैसे जैसे अब बहुत है भाई, फिजिक्स के अंदर अनलिमिटेड है, टीचर्स इसको नहीं पढ़ाते, यही तो उनका मसला है। तुम लोग ये सॉल्व कर लो, तुम लोग के जो बेसिक मैं सवाल कराऊंगा ना, तुम लोग खुद समझ जाओगे कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे ग्राफ, अगर वो ग्राफ पे तुमसे पूछ लें कि यार इसके अंदर, जैसे कि देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ हमेशा ऐसे निकलता है, स्ट्रेट, ठीक है, ये देख लो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन का हमेशा ऐसे होता है, प्यारा सा कर्व होता है डाउन की तरफ, ठीक है। चीज़ों को याद रख लो, चीज़ें याद हो जाएंगी। इसको वापस से रिमाइंड करके देखना, जो साथ है वो है इन्वर्स, जो फ्रैक्शन में है वो है डायरेक्ट, जो इसके सामने है वो है डायरेक्ट, जो इसके अपॉन में है वो है इन्वर्स। और ये देखो मैंने खुद नहीं बनाया, ये तुम लोग भी बना सकते हो, सही है, तुम लोग भी बना सकते हो अपनी चीज़ों को इसको अगर तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा है, इसको इस फॉर्म में लाना है, रीअरेंज कर लो, रीअरेंज कर लो। कैसे रीअरेंज करोगे, तुम लोग बोलोगे यार सर इसके अंदर से हम कैसे बताएंगे, तो m इज इक्वल टू W/G, समझ आ गया, ये m इज इक्वल टू W/G। तो अब तुम लोग वही कर सकते हो भाई, ये वाली एग्जांपल दी थी ना, इसी को इससे एसोसिएट कर लो, ये देखो, ये देखो, समझ आ गया भाई, बहुत बेसिक चीज़ है ये, इसको प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है ज़िंदगी में, जब भी देख लोगे ऐसा होगा। इन्वर्स का ज़िंदगी में हमेशा ऐसे ही होगा, कहीं भी चले जाओ ऐसे ही होगा। देखो मैंने वापस तुम लोगों को बताया हुआ, G=W/M, और ये हो गया डायरेक्ट। डायरेक्ट का देखो ऐसा सीन है, अगर कोई भी लाइन है ना, तुम लोगों ने ग्रेडिएंट में तो पढ़ा ही होगा, एक बहुत ज़्यादा बेसिक सा फार्मूला होता है, W=mx+c, ये ग्रेडियंट का फार्मूला होता है। ऐसे लीनियर ग्राफ है ना भाई, ये बनाने तो आते होंगे तुम लोग को, ग्रेड 11 के बच्चे हो भाई। अब देखो इसके अंदर, अब ये क्या है, वापस से ये है G=W/M। ये मैंने बनाया कैसे था फार्मूला, तुम लोग को तो पता होगा ना मैंने कैसे बनाया, W=mg था, तो ये वाली जो चीज़ है ये अपॉन में आ जाएगी, ये वाली m अपॉन में आ जाएगा, क्रॉस क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, तो G=W/M, सही है ना। ये तो तुम लोग को पता होगा यार, ये कैसे आया, इतना तो बेसिक नहीं पढ़ा सकता मैं। अब देखो WM मैंने क्या बोला था, ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। आपने आराम से सोचा, W को लिख दिया, M को लिख दिया, ग्राफ आपने बना दिया सीधा जैसे बनता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है पहले, ये वाली तो यहाँ लिख दी, ये वाली यहाँ लिख दी, ग्राफ बना दिया। अब जो ये है, ये असल में वैल्यू क्या दे रहा है, जी की ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन हम यहाँ बना रहे हैं ये हमें एक्चुअली ग्रेविटी की वैल्यू देगा। आराम से सुनना, वापस सुनो, W आपने यहाँ लिख दिया, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ है, हमें पता कैसे चला डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये फ्रैक्शन के अंदर है, तो W यहाँ लिखा, M यहाँ लिखा, डायरेक्ट लाइन बनाई, ये जो लाइन है ये हम लोग को G दे दिया, सही है। अगर किसी दिन उन्होंने तुम लोग को मिसाल के तौर पे कोई एक ग्राफ दे दिया और बोला कि यार जी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, और तुम लोग को कोई कोऑर्डिनेट्स दे दिए हो, तो तुम लोग हमेशा उसकी स्ट्रेट लाइन होती है ना, हमेशा कोई स्ट्रेट लाइन, उसका आप ग्रेडियंट निकाल सकते हो, सही है, इजीली ग्रेडियंट निकाल सकते हो। और तुम लोग को फार्मूला पता होगा y2 - y1 / x2 - x1। देखो तुम्हें जी अगर निकालना है तो तुम ग्रेडियंट हमेशा इस लाइन का निकालोगे, और जब तुम मिसाल के तौर पे ये वाली जगह है 3,1, और ये वाले जो पॉइंट हैं ये है 8,9, तुम लोग इसका तुम लोग ले लोगे कोऑर्डिनेट्स कोई से भी उठा लो, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स उठा लिए तुम लोगों ने। आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये देखो x1 x2 y2, ठीक है, 9 - 1 8 - 3 कितना हो गया, 8/5। फिर इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लो, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, सही है, समझ जाओगे, इसको प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। अब मैं इसको वापस से तुम लोग के लिए रिपीट कर दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। W/M डायरेक्ट है,
आपने यहाँ लिख दिया W सबसे पहले, आपने M लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट था, हम लोग को पता था इसका ग्राफ ऐसे होगा। ये जो बीच वाली लाइन है हम लोग को हमेशा ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करती है, और ग्रेडियंट हमेशा वो वाली वैल्यू होती है जो हम निकाल रहे हैं। ये देखो ये वाली निकाल लेते हैं ना, तो ये G। अब तुम लोग को अगर कोई इन्होंने कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए दिए, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लेना और उसका तुम लोग ग्रेडियंट निकाल लेना। ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए, ये भी नहीं आता तो भाई डूब मरो पानी में। अच्छा अब देखो मास का पहले, अब देखो तुम लोगों ने ग्रेविटी का देख लिया, ग्रेविटी का तुम लोग को समझ आ गया भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ ऐसे बनेगा, और वैल्यूज़ तुम लोग को रीअरेंज करनी आनी चाहिए, वो तो बहुत बेसिक मैथ्स है, वरना तुम लोगों को मैथ्स में अल्लाह बचाएगा। अब मास देखो W इज इक्वल टू mg, आपने मास निकालना है तो आप सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे भाई, तुम लोग को मास निकालना है तो तुम g को डिनोमिनेटर में भेज दोगे ना यहाँ ऐसे, तो m इज इक्वल टू W ओवर g। हमें क्या नज़र आ रहा है यार, ये तो W और G तो डायरेक्ट है, क्योंकि फ्रैक्शन का बताया था ना मैंने डायरेक्ट होता है। अगर ये ऐसे होता तो ये तो इन्वर्स हो गया ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, तो ये हो गया डायरेक्ट। डायरेक्ट का हमें अच्छे से पता है ग्राफ क्या होगा, ये होगा हमारा ग्राफ। तो हम लोगों ने इसका ग्राफ बना लिया, W ये W यहाँ लिख दिया, G ये G यहाँ लिख दिया। निकालना क्या है, M निकालना है, स्ट्रेट लाइन बना के M की वैल्यू आ गई। यहाँ पे कोई से भी दुनिया के यहाँ पे यहाँ तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तुम लोग सब्स्टिट्यूट करोगे y2 - y1 जो मैंने अभी यहाँ वर्किंग करके दिखाई थी, और उससे तुम लोग का ग्रेडियंट आ जाएगा। ईजी है भाई, बहुत ईजी मसला है, मसला ही नहीं है, सन डबील है भाई, बताने के लिए है, मसला ही नहीं है। सही है, मास का तुम लोग को समझ आ गया डायरेक्ट होता है। वेट की एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर्मूला देख लो, W इज इक्वल टू mg होता है, mg क्या है 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है तो हम लोग को 7 का पता है क्या होता है। 7 का ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो तुम लोगों ने क्या करा, एक लाइन बनाई ऐसे करके ग्राफ की, फिर तुम लोगों को मैंने बताया हुआ है कि उसको ऐसे कर्व कर देते हैं डाउन की तरफ, क्योंकि इन्वर्स है। इन्वर्स हमें कैसे पता चला, ये दोनों 7 लिखे हुए हैं, तो उसको हमने ऐसे करके लाइन बना दी। M पहले आ गया, G यहाँ आ गया, W ऐसे, सारी वही वर्किंग है, सिर्फ दिमाग का खेल है। वीडियो को पॉज करके आराम से देखो, बहुत ईजी है। समझ आ गया इसका मसला, कोई मसला कोई प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट ले लो अगर कोई मसला है, कॉपी कर लेना नोट्स। भाई मैं नोट्स ये नहीं पैराग्राफ नहीं लिखवा रहा तुम लोग को, मैंने पहली क्लास में भी बताया, मैं तुम लोग को ईजी नोट्स लिखवा रहा हूँ, आराम से करो, एंजॉय करके पढ़ो। सही है, अब इसके हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो तुम लोग अभी तक प्रोपोर्शनैलिटी समझ चुके हो, जब भी आपको रेशियो मेथड यूज़ करना हो ना, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार अगर मुझे रेशियो मेथड यूज़ करना है ना, तो मेरी वैल्यूज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अब ये देखो, इफ़ वेट 8 न्यूटन हैज़ अ मास 2.6, भाई 8 न्यूटन किसी का वेट है और उसका मास है 2.6, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 10 kg ऑन द सेम व्हाट इज़ द वेट ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द सेम प्लैनेट। अब इसके अंदर तुम लोग को दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। पहली तुम लोग को जो क्वांटिटी दी हुई है वो है मास, दूसरी क्वांटिटी जो तुम लोग को दी हुई है वो है वेट। तुम लोग जाओगे अपने फार्मूला बुक के पास, तुम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, W और M, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, W भी दिया हुआ है और M भी दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट होता है। अब हम इसको चेक करेंगे, डायरेक्ट हमें पता चल गया भाई ये दोनों क्वांटिटीज़ हैं डायरेक्ट के अंदर, इसका मतलब है रेशियो मेथड अप्लाई हो सकता है। रेशियो मेथड असल में है क्या, मिसाल के तौर पे तुम्हारे अगर एग्जांपल ऐसे लो, ये देखो 8 न्यूटन अगर हम लोग को 2.6 दे रहा है, इसको ऐसे लिया करो, अगर 8 न्यूटन 2.6 दे रहा है तो कितने न्यूटन हम लोग को 10 kg देंगे। ये वही है ना, कैसे बनाए मैंने, खुद से बनाए नहीं, यहाँ लिखा हुआ है 8 न्यूटन अगर 2.6 है तो कितने न्यूटन ऑफ वेट हमें 10 kg देंगे। इसका सिंपली ऐसे करके तुम लोग लगा लो, 8 न्यूटन ये क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ गया, कोई मसला नहीं भाई, बेसिक चीज़ है। सवाल आराम से पढ़ लो, सवाल पढ़ लो, उसका मसला नहीं है, लेकिन देखते ही समझ आ जाना चाहिए भाई, टॉपर बच्चे ऐसे ही होता है। चलो अब ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं, ये वाला तुम समझ गए ना। मैं तो रेशियो मेथड प्रेफर करता हूँ, लेकिन जहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं हो रहा हो ये वाला यूज़ कर लिया करो। जैसे ये देखो, ये सब मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है,
कि जहाँ पे नहीं हो रहा हो वैसे ही एक बात बता रहा हूँ। अच्छा तुम लोग को मैं समझा देता हूँ। ये देखो, रेशियो मेथड हमेशा डायरेक्ट में यूज़ होता है। अगर रेशियो मेथड नहीं लग रहा हो, तुम लोग को समझ आ रहा है नहीं है सर, तो एक नॉर्मल मेथड यूज़ कर लो। लेकिन तुम लोग का मास फ्री डेंसिटी में इतना कंफ्यूज मत हो, तुम लोग का रेशियो मेथड ही आता है। रेशियो मेथड नहीं आता तो ये वाला आता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। या तो रेशियो मेथड, इफ़ इट इज़ डायरेक्ट इट इज़ रेशियो मेथड। अगर नहीं आ रहा डायरेक्ट तो इट्स 100% कि ये वाला मेथड यूज़ होगा। अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ क्या सीन है। एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ वेट ऑन प्लैनेट, छोड़ दो गलती से लिख दिया मैंने प्लांट। एन ऑब्जेक्ट वेट ऑन प्लैनेट एक्स इज़ 240। वेट करो, चलो। एन ऑब्जेक्ट वेट ऑन प्लैनेट एक्स इज़ 240 न्यूटन वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ 5.4। फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन प्लैनेट वाई वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ 3.5। अब तुम लोग जाओगे ऊपर, क्या क्वांटिटीज़ हम लोग को दी हुई है इसके अंदर से खुद बता दो। वेट दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है। यहाँ गए तुम लोगों ने ये वाली जगह चेक करी, नहीं ये तो नहीं दी हुई हम लोग को। जी सर ये दी हुई है, डब्ल्यू और जी दी हुई है ना, वेट और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है। ये हम लोग क्या नज़र आ रहा है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब क्या है, रेशियो मेथड यूज़ हो सकता है। इतनी बेसिक चीज़ है यार, इतना भाई इतना मुश्किल होता है ना बच्चों को समझना प्रोपोर्शनैलिटी। मैंने तुम लोग को इतना आराम से समझा दिया। और जो तुम लोग को टीचर बोलता है ना नहीं बेटा ये तो बहुत बेसिक है, उन सर को बोलो कि यार सर आपकी 20 साल की ना पढ़ाई का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि आप बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेशन बना रहे हो। अब उनको सिंपल ट्रिक से याद कराओ, क्योंकि जो पेपर पास पेपर में आएगा वही उनको फ़ायदा होगा। अब टीचर होते हैं ना रिएक्ट करने शुरू हो जाते हैं। अब सिंपल तुम लोगों ने रेशियो मेथड लगा लिया ना, ये देखो पेन पकड़ लेता हूँ अपना, 240 इज़ 5.4, ये लिख दिया 240 इज़ 5.4। अब इन्होंने पूछा है कितना वेट आएगा अगर ये हो, ये देखो ना वेट बताओ अगर 3.5 ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो, तो तुम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 3.5 और यहाँ x लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको और इसको डिवाइड करा, आंसर आ गया। रेशियो मेथड इज़ बेस्ट, लेकिन अगर रेशियो मेथड मुश्किल लग रहा है तो एक बहुत बेसिक सा मेथड है जो है मास निकाल लेना। सबसे पहले मास निकाल लेना। देखो मैं तुम लोग को क्या बताया था, मास इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर। मास इज़ कांस्टेंट, चाहे दुनिया में तुम कहीं चले जाओ, मास इज़ कांस्टेंट। तो अब इस वाले मेथड के अंदर है क्या, मैं तुम लोग को बताता हूँ। कैजुअल मेथड के अंदर ये है कि उन्होंने पूछा है कि आपका जो वेट है ये है 240 न्यूटन और आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो है 5.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेट कितना है अगर आपकी ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। सबसे पहले तुम लोग निकाल लोगे मास। मास तुम लोग कैसे निकालोगे, तुम लोग को दो क्वांटिटी पता है, 5.4 भी पता है और 240 भी पता है, सही है। तो तुम लोग लगाओगे W इज इक्वल टू mg। पहले तुम लोगों ने सबसे पहले वाले का W लिखा 240 लिख दिया। 5.4 ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिख दी 5.4 सर। मास निकल गया, मास निकल गया। अब उन्होंने बोला वेट फाइंड करना है, तो वापस से तुम लोग क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि तुम लोग को दूसरे वाले का चाहिए। पहले वाले का तो हमने फाइंड कर लिया ना, प्लेनेट एक्स का। प्लेनेट एक्स का मास ये आ रहा है और मास तो प्लेनेट वाई में भी सेम ही होगा ना, तो तुम लोग वापस से लिखोगे W इज इक्वल टू एम जी। तो W हम लोग को नहीं पता, क्योंकि W हम लोग को करना है फाइंड वेट, और हम लोग को पता है क्या, ग्रेविटेशनल तो पता है। ये सर हम लोग को मास नहीं पता। तो शायद बेटा ये मास हमने ऊपर निकाला तो है, हम लोग को दो वैल्यू वो जो दी हुई थी, W इज इक्वल टू एम आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, ये मास हर जगह कांस्टेंट होता है। G जो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, और फिर वेट निकाल लो, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। माइक ड्रॉप, कैसा पढ़ाया, मज़ा आया? अभी थोड़ा सा रहता है, नेक्स्ट क्लास पास्ट पेपर की होगी, पहले नोट्स ख़त्म करा दो तुम लोग के, ऐसे ही हमारा सिस्टम चला करेगा, सही है। स्क्रीनशॉट लो मज़े से भाई, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर लो, मुझे देख लें। यूट्यूब पे जितने भी टीचर आप लोग देख लो, उन्होंने कंप्लीट कंटेंट नहीं डाला हुआ। कंप्लीट नहीं है और आउटडेटेड कंटेंट है वो। भाई अबे भाई इतने यार पैराग्राफ पे कौन लिखवाता है नोट्स। मैं तुम लोग को पहले ही बता चुका हूँ,
पास्ट पेपर, इससे तुम लोग का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इनफ है, ये इनफ है। जितना घुसोगे ना पास्ट पेपर और बुक के अंदर उतना कन्फ्यूज़ हो गया। अब इतना टाइम ही नहीं होता भाई, लाइफ भी तो एंजॉय करनी है। चलो अब ये पढ़ लेते हैं वॉल्यूम का। मास क्या था, तुम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कि मास है क्या। भाई तुम लोग से एक सवाल है, मास देखो क्या है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, और वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये स्टैंडर्ड इनकी डेफिनेशन है, तुम लोग को याद होनी चाहिए। मुझे पता है ये हो सकती हैं किसी के लिए नहीं, किसी के लिए हाँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, याद होनी चाहिए। तो वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम का सॉलिड्स के लिए फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। देखो तुम्हारे सिलेबस कंटेंट के अंदर लिखा हुआ है कि इन बच्चों को सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला बता दो, लेकिन जब तुम लोग मैथ्स के अंदर एक चैप्टर है मेंसुरेशन, वो पढ़ोगे तो तुम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे अलग अलग फार्मूला याद करने की। मेंसुरेशन हम लोग मैथ्स है, ओ लेवल मैथ्स 4024, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। सही है, सिंपल सी चीज़ है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे यूनिट मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग क्यूब क्यों लिखते हैं, ये देखो इन्होंने क्या बोला है, एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये सब लेंथ्स हैं। तो ये एम एम एम, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर तुम लोगों ने इंटीजर्स या इंडाइसिस पढ़े हैं, इंडाइसिस, तो ये एम 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 की पावर 3। भाई मैथ्स भी सिखाता रहता हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी बेसिक मैथ्स अच्छी होनी चाहिए तुम लोगों की, सीख जाओगे मेरे साथ, सीख जाओगे, मसला नहीं है। सही है, ये तुम लोगों ने याद कर ली वॉल्यूम की बेसिक थिंग। अगर अब एक है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। भाई वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है सबसे बच्चों वाली चीज़। इसके अंदर होता क्या है, तुम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तुम लोग इजीली फाइंड कर सकते हो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से। एक है ओनली वाटर। देखो तुम लोग को एक पानी दिया हुआ है, पानी तुम लोग के लिए बीकर में हम लोगों ने डाल दिया, वॉल्यूम उसका है 50 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, अब हमने एक बीकर में डाला, वाटर भी डाला और स्टोन भी डाला। तो जब हमने स्टोन डाला तो हमने क्या नोट करा कि भाई उसकी जो रीडिंग थी वो हो गई 75 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, 50 से 75 सेंटीमीटर क्यूब हो गई। अब तुम लोग को वॉल्यूम ऑफ स्टोन निकालना है, तो भाई जाहिर सी बात है ये इतना ज़्यादा बड़ा कैसे, कोई चीज़ के अंदर गई है ना, और वो कितने मार्जिन से बड़ा, जितना भी डिफरेंस आएगा ना उसका, वो स्टोन का वॉल्यूम होगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ स्टोन अगर तुम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा 50 था, लेकिन एंड में हो गया 75। V1 का मतलब वॉल्यूम 1 था इसके अंदर, और V2 का मतलब फाइनल वॉल्यूम। तुम लोग क्या करोगे, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करोगे। जो फाइनल वॉल्यूम है वो है 75 और जो इनिशियल है वो है 50। तो 75 माइनस 50 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ स्टोन तुम्हारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। पास पेपर के अंदर बहुत मिलेगा और इसी लेवल का होता है भाई, इसी लेवल का होता है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। जिसको तुम्हें जितना एडवांस पढ़ाना है उसको पढ़ाने दो, वो दिमाग का सटियाया हुआ बंदा है। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भाई टीचर्स के ऊपर। अब तुम लोग का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो रहता है डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल लिख लो। सही है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, सिंबल देख लो इसका। मैं इसके अंदर क्या डिस्क्राइब करूँ, ये है इसका सिंबल, इसको ऐसे बनाते हैं। खुश, कैसी एक्सप्लेनेशन। डेंसिटी का फॉर्मूला याद कर लो, मास अपॉन वॉल्यूम। सिंपल भाई, सिंपल। वापस से बोलूँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वैसे यार इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं कर रहा नहीं हुआ है, मुझे दिल नहीं चाह रहा। चलो यार कर देते हैं यार, बेचारे बच्चे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, इसको बोलते हैं रॉ। सही है, इसको बोलते हैं रॉ। तो अब हम लोगों ने बात कर ली डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम की। मैं तुम लोगों को स्टार्ट में ही डेफिनेशन याद करो, मैंने बताया था डिफाइन जी। मैंने क्या बताया था, फार्मूला से हम लोग डेफिनेशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो जो पहले वाली चीज़ होती है, जैसे मास ऊपर लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे रेशियो, फिर हम बोलेंगे मास, फिर नीचे क्या है वॉल्यूम। तो 2 लगाना ज़रूरी है, तो तुम लोग लिखोगे रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। सही है, रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम, इसकी डेफिनेशन हो गई है। तो हम लोग को इस पर 1 मार्क मिल जाएगा, और 1 मार्क उसका ऐसा यूनिट लिख देना kg पर मीटर क्यूब।
ये अच्छा केजी मार पीटर क्यूब आएगा सर, आप ऐसे ही यैप करते रहते हैं अपने फार्मूलाज को। बेटा मैं यैप नहीं करता, ये देखो ये केजी है, मास का क्या होता है केजी। मैंने तुम लोग को यार नहीं पढ़ाया क्या? तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं तुम लोग को इसमें पढ़ाया यार, तुम लोग फिजिकल क्वान्टिटीज़ में सब पढ़ाया मैंने। मास का क्या था केजी, समझ आ गया केजी का। वॉल्यूम का क्या था मीटर क्यूब। फिजिकल क्वान्टिटीज़ वेरी गुड लेक्चर बनाया मैंने इसके अंदर। क्या लिखा इसके अंदर, मीटर क्यूब, तो ये क्या हो गया केजी पर मीटर क्यूब, पर क्यों लगाया अपॉन में है ना बेटा, सही है। तो ऐसा यूनिट भी ड्राफ्ट करना आना चाहिए भाई। फिज़िक्स बहुत आसान है, तुम लोग को नहीं रटना इतना, तुम लोग को बहुत जगह पे खुद से भी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस इतना ही आएगा। और इसको मेरे जो नोट्स हैं इसको लेते हुए पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करोगे, डन, यू हैव क्रश द एग्जामिनर। ब्रो इज़ गोइंग टू क्राई दैट हु डिड दे स्टडीड विथ, देन माई स्टूडेंट्स विल से दिस इज सर SNR। चलो डेंसिटी की हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं। डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, याद रख लो, रट लो, जो करना कर लो। डेंसिटी आपका भाई देखो, समझो एक बॉल है और एक क्रिकेट बैट है, दोनों अलग शेप्स के हैं, दोनों अलग ही चीज़ें हैं, लेकिन उनकी डेंसिटी सेम होगी, क्योंकि अगर वो उसी मटेरियल से बना हुआ है। जैसे अगर एक वुडन बॉल है और एक वुडन बैट है, अगर वो सेम क्वालिटी ऑफ वुड से बने हैं तो उनकी जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी। ऐसे वाटर है, दोनों वाटर्स हैं, एक जग में रखा हुआ है, सही है, और एक पानी का वाटर ड्रॉपलेट है। समझो एक गिलास के अंदर पानी है और एक जो पानी है वो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, जो आपके बहन भाइयों ने फैलाया है, उसकी भी डेंसिटी वही होगी क्योंकि वो सेम मटेरियल से बना हुआ है। तो याद रखो डेंसिटी डिपेंड अपॉन मटेरियल, इफ़ द मटेरियल इज सेम देयर इज सेम डेंसिटी। वैसे अगर कॉपर है और वो कॉपर से बना हुआ है तो उसकी सेम डेंसिटी है। अगर जैसे अगर मेरे पास एक पेंसिल है, एक पेंसिल ग्रेफाइट से बनी हुई है और एक पेंसिल जो है वो बनी हुई है लेड से, तो उनकी डेंसिटी अलग होगी। भले वो दिखने में सेम हो लेकिन उनकी डेंसिटी अलग होगी क्योंकि एक लेड है और एक ग्रेफाइट है। यार इसको ऐसे ही समझ लो। चलो डायमंड, एक डायमंड की बनी हुई है और एक ग्रेफाइट की बनी हुई है, अलग हो गया ना, भले वो सेम लगती हो लेकिन डेंसिटी डिफरेंट होगी। बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, ये पता नहीं आज दिल चाह रहा है। डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मैंने बहुत लेवल का पढ़ा है, तुम लोग यैप नहीं करना इसके अंदर। भाई देखो इसके सामने है ना, तुम लोग के लिए वो वाला लिख देता हूँ ना फार्मूला, मैं तक गंदा बनाता हूँ यार ये। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सामने क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, अपॉन में है तो क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, डायरेक्ट। डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डेंसिटी का मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया हुआ है। प्यारा सा हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, बीच पे से एक लाइन निकाल देंगे, ये पहले आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये तुम लोग को पता है, रीअरेंज कर लोगे तो पता चल जाएगा। यार इसको ये देखो यार, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम लोग को एक एक चीज़ बताऊंगा, इसको रीअरेंज कर लो ना। तुम लोगों को दो वैल्यू, तुम लोगों को और वॉल्यूम निकालना है तो तुम लोग इसको रीअरेंज कर लो। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। कोई सी भी चीज़ तुम ऊपर लिखो नीचे लिखो फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले इसको यहाँ लिख दिया, एक ही बात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, सही है। लेकिन तुम लोग को जैसे पढ़ाए मैं वैसे ही लिख देता हूँ। बे यार देख रहे हो ना क्या हो रहा है, अरे अल्लाह माफ़ करे, सही है, देख लिया। तुम लोगों ने जो बोला था वैसे ही मैंने तुम लोगों को कराया। देखो मैंने वापस उल्टा लिख दिया। एक ही बात है यार, एक ही बात है, कुछ नहीं होता बच्चों। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर ये वाली वैल्यू पहले लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये वाली लिखो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे मैंने पढ़ाया चलो वैसे ही लिख लो, एम पहले तो एम पहले, डेंसिटी पहले तो डेंसिटी बाद में, और ये वॉल्यूम निकालना है, ये तो वॉल्यूम, ये तो ग्रेडियंट आ गया। तो डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, सही है। आपने इसका बना दिया, आपको पता है वॉल्यूम निकालना है, ये आपने बड़े प्यार से लिखा, इजी सीन हो गया, मज़ा आ गया, सही है, सिंपल इज़ दैट। कोई सी भी चीज़ लिखो पहले फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत आसान चीज़ है। वापस बता देता हूँ,
डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। आपने डेंसिटी लिखा, मास लिखा, वॉल्यूम निकालना है, ये देखो वॉल्यूम आ गया। ये डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट के अंदर ऐसी ग्राफ बनता है। फिर मास इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखो मास और वॉल्यूम क्या है, अपॉन के अंदर है। ये देखो मैंने क्या बताया था, जो फ्रैक्शन के अंदर होता है वो डायरेक्ट होता है। तो एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मास लिखा, वॉल्यूम लिखा, लाइन बना दी, डेंसिटी निकालनी है। पता है कि फॉर्मूला के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सी मिसिंग वैल्यू है, चेक कर लो यहाँ पे। ये देखो डेंसिटी नहीं थी ना, ये लो डेंसिटी हम लोग को फाइंड करनी है। ये ऐसे लाइन बनाओगे हम लोग, ये लिख दोगे ऐसे करके, सिंपल, कोई मसला ही नहीं है। और इसके अंदर चेक करो डेंसिटी इसके क्या है, नीचे है ना, तो ये हो गया इन्वर्स। इन्वर्स का ग्राफ मैंने तुम लोग क्या बताया था, कैसे बनता है इन्वर्स का ग्राफ। इन्वर्स का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। तो तुम लोग कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। ये देखो इन्वर्स को हमेशा ऐसे लिखा जाता है। तो डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। इन्वर्स का हमेशा ऐसे लिखते हैं, डेंसिटी है ये वॉल्यूम है। आपने ये लिख दिया, इसको छोड़ दो अभी, इसको छोड़ दो, इसको मैं अभी बताता हूँ। इसको देख लो पहले। ये आपने बनाया ग्राफ, आपने वो गंदी सी लाइन बना दी टेढ़ी वाली। फिर आपने यहाँ पे उसी पहले वाला ये लिखा, फिर वॉल्यूम लिखो, फिर ये आ गया मास। सही है, ये हो गया इन्वर्स का। लेकिन अगर पेपर के अंदर उन्होंने तुम लोग को ये वाली इक्वेशन दी, और अगर तुम लोग को पेपर में ये नहीं मिल रहा हो, मगर तुम लोगों को पेपर के अंदर मिल रहा हो ये, तो बेटा ये भी सही है, रोना मत, मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या है, एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। देखो एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और हमने बना दी लाइन। ऐसे इसके अंदर क्या है, डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। समझ आ गया। अगर तुम लोग ऐसे लिख रहे हो तो ये हो गया इन्वर्स। लेकिन अगर इसको तुम कॉपी पेस्ट कर देते हो ना ऐसे, ये देखो कॉपी पेस्ट कर दिया आपके भाई ने, इसको यहाँ पे कर दिया कॉपी पेस्ट, तो ये वही डायरेक्ट हो गया ना। खुद से तो ज़रा तुम दिमाग लगाओ तो तुम लोग को पता चल जाएगा। कोई मसला हुआ, पासवर्ड क्लास करेंगे इसके बाद। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले ले, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, यू आर माई फेलोज़। बेटा व्यूज़ तो हो गए हैं, 40 व्यूज़ तो हो गए हैं, हल्के में नहीं लो, अभी बढ़ जाएंगे, स्टार्ट ही अभी करा है। पॉज करता जा रहा हूँ भाई, ऐसे कोई टीचर नहीं करता, सिर्फ आपका भाई करता है। समझ गए ना इसको। ये देख लो, इन्वर्स का हमेशा ग्राफ ऐसे ही बनेगा। 90% तुम लोग को ऐसे दे देंगे कि भाई इन्वर्स प्रोपोर्शन है, और तुम लोग को इन्वर्स ग्राफ करना आ गया है। मैंने प्रोपोर्शनैलिटी में तुम लोग को अच्छे से उसका बता दिया है। अब समझ गए हो ना ये मैंने क्यों लिखा है ऐसे, समझ गए हो ना। सब्स्टिट्यूट करा है सिर्फ मैंने, इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ भाई। ये देखो ये अलग है, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका हमेशा इन्वर्स ऐसे ही आएगा बस। चलो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी पास्ट पेपर की क्लास करेंगे हमारी। सेकंड लेक्चर होगा, फिर तुम लोग का लेक्चर हो जाएगा फिनिश। तुम लोग के 2 चैप्टर्स हो जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट एंड मास फ्री डेंसिटी। मैं थोड़ी देर में डालता हूँ वीडियो, अभी ये वाली तो पोस्ट कर दूँ। एंजॉय करो भाई, आराम से देखो।